रवीश कुमार। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, ऊर्जा संकट से आप कैसे निपटोगे? पहली बात, भारत इतना सक्षम देश है कि यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैंने पहले भी कहा था, भारत को तो इन दृष्ट, लोभी, लालची, विलासिता से युक्त वासनाओं को पूरा करने वाले व्यक्ति, इन्होंने धंसा दिया है नरक की गर्क में। वर्ण भारत आज भी विश्व गुरु है का मतलब ये नहीं कि अभी है, नहीं, अभी होने में समर्थ है। इसके बराबर कोई भी देश नहीं। जो चाइना आज नंबर 1 है, जो अमेरिका आज नंबर 1 है, वह भारत के सामने कुछ भी नहीं। तो बात गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है जब किसी फौज का मुखिया, कमांडर इन चीफ भ्रष्ट हो जाए, देश को चलाने की व्यवस्था हम उसको सौंप दें और निश्चिंत हो जाए, और वह सिर्फ चुनाव जीतने की व्यवस्थाओं में ही खोया रहे। नंबर 1। नंबर 2, अपनी इच्छाएं पूरे करने की ही जुगाड़ बैठाता रहे। नंबर 3, श्रेय का भूखा, मान सम्मान का भूखा। यह सब किसी भी घर, क्षेत्र, देश को गर्त में गिराने के लिए काफी है। भारत को आज एक ईमानदार, साहसी व्यक्ति की आवश्यकता है, और घोर आवश्यकता है। अगर आज भारत चूक गया तो फिर पता नहीं आज का गुलाम हुआ भारत कब मुक्त हो, और शायद न भी हो। कौमों का इतिहास हुआ करता है, और अगर कौम एक बार जिंदा हो जाए तो उसे अपनी जिंदगी को बरकरार रखना उसका दायित्व होता है। तो आज एक एक व्यक्ति का दायित्व है। इन लोगों ने अपनी सर्व उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए अलग अलग भेद तो खड़े कर दिए, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में मानवकृत कोई भी भेद मायने नहीं रखता। परमात्मा की सृष्टि में न कोई धर्म है, न जाति, न संप्रदाय, न ही कोई लिंग पुलिंग है। परमात्मा की सृष्टि में सभी बराबर हैं, और सभी बराबर के हकदार हैं। प्रश्न बड़ा सुंदर पूछा है। आज के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा क्यों नहीं आपने? तो प्रश्न पूछा करो, आप सुना करो, प्रश्न पूछा करो, तो तुम्हारी भीतर की भ्रांतियां टूटेंगी। मैं तुमसे वोट नहीं मांगता, लेकिन मैं जानता हूं इस देश को स्वर्णिम कैसे बनाना है। मेरे पास बहुत से तरीके हैं, मैं हर तरीके को आपको बता नहीं सकता। कुछ मेरा अपना
दायित्व भी है कि मैं उन चीज़ों को गुप्त रखूं। लेकिन मैं आज हिंदुस्तान की सभी समस्याओं को आज सॉल्व करने की क्षमता से युक्त, वो बच्चे की हो, वो जवान की हो, बूढ़े की हो, वो बीमार की हो, वो स्वस्थ की हो। अब तुम्हारे प्रश्न के ऊपर आ जाऊं मैं। रवीश, तुमने पूछा ऊर्जा संकट का क्या होगा। ऊर्जा संकट है ही नहीं, सिर्फ हम डिपेंड हो गए हैं। जैसे हम एक व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो गए कि बस यही चलाएगा देश। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसकी छाती 56 है नहीं है, उसने कत्ल किया है नहीं किया है, उसने संस्थाएं खरीदी हैं नहीं खरीदी हैं, वह ईमानदार है या बेईमान है, हम तो उसको ही राजा बनाएंगे। यह जिद हिंदुस्तान को आगे नहीं आने देगी, क्योंकि अगर तुम न मारोगे तो प्रकृति मार देगी। प्रकृति का असूल होता है, ज्यादा देर तक प्रकृति अवांछित तत्वों को बर्दाश्त नहीं करती। ऊर्जा संकट कैसे हल होगा? आज की स्थिति से बोलना शुरू करूंगा और भविष्य काल तक चला जाऊंगा। आज हम तेल, कुकिंग गैस, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि हमारे पास विकल्प है। क्या विकल्प है? जरूरी नहीं है कि कुकिंग गैस से ही खाना पके। आज इलेक्ट्रिक हीटर ऐसे आ रहे हैं। कोई ऐसा वक्त था जब लकड़ियों को जलाकर हम खाना पकाते थे, लेकिन जीवित तो रहना ही है। तो इलेक्ट्रिक स्टोव्स अच्छे, बहुत बढ़िया टाइप के इजाद कर भी लिए गए हैं और बढ़िया बेहतर क्वालिटी के और कर लिए जाएंगे। तो कुकिंग गैस के लिए, बल्कि ध्यान रखना, मैं ऐसा काल ले आऊँगा कि आपको बाहर से, ना चाइना से ना अमेरिका से, $1 की चीज़ भी नहीं मंगानी पड़ेगी। तुम जानकर हैरान मत होना, मेरा हिंदुस्तान बड़ा समृद्ध है। इसके गर्भ में जो पड़ा है वो तुम्हें पता है। तुम बात करते हो बाहर की, सभी चीजें विदेश से आयात होती हैं, चाइना से आयात हो या अमेरिका से आयात हो या किसी अन्य देश से आयात हो, हमें किसी देश के ऊपर जीत नहीं हासिल करनी है अमेरिका की तरह। हम भूखे नहीं हैं, वो नीयत का भूखा है। पैसे से समृद्ध है, नीयत से वह भूखा है। हम नीयत से भूखे नहीं, लेकिन हमारे शहनशाह आलम नीयत से भूखे। पता नहीं उन्हें श्रेय कभी पिछले हजारों जन्मों में मिला कि नहीं मिला, जो इतना श्रेय इकट्ठा करने में लगे। और श्रेय साथ से जाता नहीं। हम राम राज्य को क्यों याद करते हैं? क्योंकि राम राज्य में जनता बड़ी सुखी थी। आज भी राम राज्य का गुणगान, जनता को कोई किल्लत न थी, सब कुछ था तब भी। और चोरी का डर नहीं था, ताले होते ही नहीं थे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब खाना खा के सोया है तो रात को आपकी रोटी चुराने कौन आएगा? अब मजे से सोओगे। कौन अपनी नींदों को हराम करना चाहता है जब उसके पास सब कुछ हो? पहली बात मैं आपसे बता दूं, हिंदुस्तान
हमारे मार्गदर्शन में 1 रुपए की चीज भी बाहर से नहीं मंगाएगा। हिंदुस्तान के पास सब कुछ। 1 रुपए की चीज भी बाहर से नहीं मंगाएगा। फिर ऊर्जा संकट। आप प्रश्न पूछते जाओ, मैं तुम्हें हर प्रश्न का जवाब। यहां होता क्या नहीं है, होता तो सब है, लेकिन जब जनता को सुखी रखना नहीं, एक तमन्ना तो अपनी पूरी करनी कि कैसे मैं सारी भारत की स्टेट्स को जीत लूं। फिर वह व्यक्ति विकास करेगा कैसे? 12 साल हो गए इस व्यक्ति को, हिंदुस्तान का इसने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी शक्ति इसने खराब कर दी, समय खराब कर दिया। इस 12 वर्षों में चीन कहां से कहां पहुंच गया। अमेरिका को चीन के द्वार खटखटाने पड़े 2 बार आकर, और हिंदुस्तान को बिचौले के रूप में भी आज अमेरिका तैयार नहीं है, जबकि हिंदुस्तान एटम बम परमाणु युग में कब का आगाज किया। 1974 में पहला पोखरण का विस्फोट किया था, इंदिरा गांधी ने, मुझे याद है, तब मैं वहां जाकर देख के आया था। 1974, 26 52 साल हो गए, और आज हम अमेरिका से डरते हैं, इसीलिए नहीं कि वह परमाणु संपन्न देश है। ईरान तो परमाणु संपन्न आज बना है, वो भी जब अमेरिका ज्यादा गल की फांस बन गया तो उसे बनाना पड़ा। ठीक है, उसने घोषणा नहीं की, लेकिन बना तो उसने लिया ही। हम तो ऑलरेडी ही परमाणु संपन्न मुल्क हैं, फिर हम क्यों डरें? हम नहीं डरते भाई, हमको एक राजा ने गुलाम बना दिया है अपनी वासनाओं के कारण, अपनी कुछ मजबूरियों के कारण, अपनी कुछ अतृप्त वासनाओं को पूरा करने के कारण। कहां से आएगा फ्यूल? सोलर सिस्टम से फ्यूल आएगा। सोलर सिस्टम से दिन भर के सारे काम किए जाएंगे। तुम्हें मैं शॉर्ट में समझाता हूं। दिन भर के सारे काम, फैक्ट्रीज, सारा कारोबार, आपके विश्वविद्यालय हों, आपके एसी चलेंगे, आपके पंखे चलेंगे। क्या एसी पंखा यहां नहीं बन सकता? क्या मोबाइल यहां नहीं बन सकता? फिर बाहर से क्यों मंगाया जाता है? अगर किसी के भीतर देश को बनाने की का मादा हो तो कोई प्रयास करे। जिसने बच्चा तक पैदा करना अपने दिमाग का बोझ समझ लिया, जो घर चलाने में समर्थ नहीं वह देश चला देगा, उससे उम्मीद रखी जा सकती। जो अपनी स्त्री को नारी का सम्मान न दे सका, वह भारत की स्त्रियों को नारी का सम्मान दे देगा। क्या तुम उससे उम्मीद रख सकते हो? तुम रखे जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता पर बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन जो सत्य है उसको कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जो एक गृहस्थी का बोझ नहीं उठा सका, वो देश का बोझ कैसे उठाएगा? इसलिए तो जाखट के अंदर हाथ देकर साहब, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आपने देखा?
जो क्लीनिजिंग करके आपको अपना लाल मुकड़ा दिखाता, जो स्पेशल इजराइल से आया हुआ मशरूम खाता, फिर क्या यह देश की सेवा के लिए प्रमुख सेवक है देश का, या प्रमुख दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, या कत्लो गार्त जो इसने की, यह क्यों नहीं लिखता? चुनाव घोषणा जब ये चुनाव का पत्र भरता है वहां क्यों नहीं लिखता कि मैंने इतने इतने कत्ल किए? क्या हमको ही नार्को करवाना पड़ेगा? सब खरीद लिया। और अगर मैं आज दुनिया से कह दूं कि टैक्स देना बंद कर दो, तो इसका हाल क्या होगा? फिर कैसे ये 6 बार कपड़े बदलेगा? इसकी अकल ठिकाने करने के लिए अगर मैं ये घोषणा कर दूं कि मेरे देशवासियों, तुम टैक्स ना दो, और जिन्होंने टैक्स देना है तो जो 500 रुपए लीटर तेल खरीद सकता है खरीदे, उसको 500 ही देंगे हम। मैं पहले बताया आपको, सेठों को 500 मिलेगा। और जो ऐसे भक्त हैं, देखिए देशभक्त भी बहुत होते हैं, सच के भी होते हैं, कुछ मूर्ख देशभक्त भी होते हैं। मूर्ख देशभक्त, उनको भी 500 रुपये अगर वो चाहते हैं तो जरूर 500 रुपये देंगे उनको। अगर वो 5,000 का गैस सिलेंडर लेना ही चाहते हैं तो भाई उनके पास ज्यादा हो, वो 5,000 का गैस सिलेंडर लें, हमें कोई इतराज नहीं, देश सेवा है। हम आपको पारितोषिक देंगे अगर आप 5,000 का गैस सिलेंडर गरीब होते हुए भी लोगे, तो हम आपको एक चिट्ठी देंगे लिखकर, उसमें आपका गुणगान किया जाएगा कि इस महाशय ने, भाव तो था 1200-1500 का, इसने 5,000 में खरीद लिया, 7,000 में खरीद लिया। हम साथ के साथ चुकता करने के साथ बाद में आपको हम भारत रत्न नहीं देंगे, उस साथ के साथ दिन में सूरज होता है, और दिन में सूरज होता है, और सूरज में इतनी ऊर्जा है, मैंने कल भी बताया कि उसका बाहर का आउटर सरफेस 5,000 डिग्री सेल्सियस और भीतर का इनर सरफेस 1,00,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है सूरज में, हाइड्रोजन के छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर फ्यूजन कर कर हीलियम बनाया जाता है, और बेइंतहा एनर्जी पैदा होती है। उस ऊर्जा में से कुछ अंश पृथ्वी पर आता है, कुछ अन्य अन्य ग्रहों पर जाता है। तो हम सोलर, जब एक परमात्मा ने हमारे लिए चीज बना दी, हम क्यों ना उसका उपयोग करें? बाकी भी तो आप व्यवस्था करते हो। जिन गांव में या जिन स्थानों पर अभी बिजली नहीं पहुंची, वहां पर हम बिजली पर चप्पा चप्पा स्थान कवर कर लेंगे। कोई स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपको बिजली ना मिले, क्योंकि सूरज तो सब जगह है। और वहां पर हम सोलर सिस्टम लगाएंगे, और प्रत्येक गांव में सोलर सिस्टम के हम स्टोरेज, जैसे हम विद्युत को स्टोर करते हैं, होते हैं ना 11,000 वोल्टेज के, ऐसे स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे। दिन भर में उसको हम बचाएंगे, उनमें स्टोर करेंगे, और उसका इस्तेमाल
और रात को होगा, लेकिन इस्तेमाल रात को सारा तो नहीं होगा। दिन की पूरी व्यवस्था आपको समझा दी, कुकिंग गैस की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी पढ़ाई लिखाई, एसी, हीटर, गीजर सब चलेगा, बिजली से चलेगा। और बिजली होगी सोलर से लेंगे हम, और सोलर की बिजली वर्ण सस्ती पड़ेगी सरकार को। और आपसे मैं समझा दूं, आपसे बिजली का कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। दिन भर का कोई खर्चा नहीं, रात भर का खर्चा आपसे लिया जाएगा। क्योंकि रात को हम थर्मल प्लांट शुरू करते हैं। रात की बिजली आपके पास आएगी थर्मल प्लांट से, उससे आप फैक्ट्री चलाओ। दिन में भी चलेंगी, वो सोलर से चलेंगे। रात को भी फैक्ट्री काम नहीं हम रुकने देंगे, निर्बाध चलेगा। रात को जो चलेगा आपका टेक्सटाइल्स वगैरह, 24 घंटे काम होते हैं, 3 शिफ्ट लगती हैं। हम किसी मिस्त्री को बेकार नहीं रहने देंगे, मजदूर को, मिस्त्री को, कारीगर को बेकार नहीं रहने देंगे। रात को वह फैक्ट्री चलेगी थर्मल कोयले से। आपको पता है हिंदुस्तान कोयले में 2 नंबर है कोयले में निकालने पे। 1 नंबर चाइना। चाइना पागल है क्या? 1 नंबर जो सबसे ज्यादा कोयला निकालता है। हम क्यों बाहर से मंगाते हैं, यहां से क्यों नहीं निकालते? और ध्यान रखना, एक दिन गैस और तेल के भंडार खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर भी तो यही करोगे। सूरज तो नहीं खत्म होगा, फिर आप फिर भी तो सोलर पे आओगे। तो ये समझ लो कि तेल के कुएं समाप्त, गैस के कुएं समाप्त। तो फिर भी तो आप यही करोगे, क्यों नहीं आप आज से ही शुरू कर। और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूरेनियम से चलते हैं, संवर्धित यूरेनियम, कुछ हैं भी हमारे। लेकिन उससे अलावा मैं आपको समझा दूं, अभी हमारे मुल्क में जो एक कीमती चीज पड़ी है उसका हमने उपयोग नहीं किया, वह है थोरियम। भारत में थोरियम बहुत मात्रा में है, लेकिन हमने उसका अभी प्रयोग नहीं शुरू किया। हमने उसके ऊपर कोई काम ही नहीं शुरू किया। हम रोजगार ही नहीं देते बच्चों को। पढ़ाई करवाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे और इन्वेंट करेंगे, और थोरियम से कैसे कैसे पावर मिल सकती है, वो ये सारा ढांचा खड़ा करेंगे। लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, हम 1 साल में हजारों स्कूल बंद करवा देंगे, यूनिवर्सिटीज बंद करा देंगे, हम नाम ही बदलने में लगे रहेंगे। जो कि नया बना देते हैं हम चीफ मिनिस्टर। कल मैंने सुना है किसी बाग का नाम बदल। अब ये हंसने की बात नहीं, किसी उद्यान का नाम बदल दिया। दिल के बहलाने को गालिब से ख्याल अच्छा है। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन अब भला पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कर दिया तो क्या बदल गया? अरे कद्दू का नाम बताऊं रख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अमरूद का नाम सेब रख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ा करता नाम बदलने से। तुम कहते हो तेल और गैस कहां से खरीदें? मैं कहता हूं हम ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि तेल और गैस को रेहड़ियों के ऊपर रख के बेचा करेंगे। कोई तेल ले लो, कोई गैस ले लो, ऐसा जमाना आ जाएगा। मैं गलत नहीं कहा,
मेरे शब्द परमात्मा की उस धरातल से आते हैं जो कभी एक दिन ठीक हो जाएंगे। तेल ले लो, गैस ले लो, हम परमात्मा की बनाई हुई सोलर सिस्टम तकनीक का सहारा लेंगे। दिन में उसे स्टोर भी करेंगे, उसका जितना उपयोग हो सका उतना उपयोग भी करेंगे। जिन ग्रामों में अभी बिजली नहीं पहुंची वहां पर तारों वगैरह को बिछाने का, सारा सिस्टम बिछाने का बड़ा लंबा खर्च होता है। जो सारे सिस्टम का, ट्रांसफार्मर का हमारा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम सीधे वहां जाकर सोलर पावर प्लांट लगा देंगे। और जब सोलर वहां पर लग जाएगा तो सूर्य तो सब जगह है, कोई तारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई यहाँ पर फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कंप्लेंट में कंप्लेंट करो पावर हाउस में, वो उठाए कि ना उठाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरे गांव में एक पावर स्टेशन स्टोरेज बन जाएगा, वह दिन में सारी बिजली इकट्ठी करेगा और रात को सप्लाई करेगा। रात को वैसे बिजली कम प्रयोग होती है, सर्दियों में तो ना के बराबर होती है, तो रात को आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रात को तो सर्दियों में तो आप सो ही जाते हो, ठंडी होती है। गर्मियों में आपको थोड़ा सा बिल देना पड़ेगा, हो सके तो हम वो भी माफ कर देंगे, लेकिन दिन की बिजली का आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम हम सारा सिस्टम फ्री लगाएंगे। जो बनाएंगे हम बनाएंगे। तुम बताओ, अब काम ज्यादा है कि काम करने वाले ज्यादा है? जैसे जैसे मैं बोलूंगा तुम्हारी आंखें ठहर जाएंगी, तुम कहोगे काम ज्यादा है, काम करने वाले कम। यही मैं कहता हूं, आज यह देश जवान, और इस देश की जवानी को 12 साल लूट लिया मोदी ने। जितनी जल्दी हो सके इसको दफा करो। इसके गुनहगार 2 व्यक्ति हैं, सिर्फ 2, मिस्टर नायडू एंड मिस्टर नीतीश। ये तीनों की राशि तो एक, नीतीश, नायडू और नरेंद्र। इन तीनों ने भट्ठा गुल कर दिया देश का। और इस वक्त बड़ी गहन विकट समस्या है बेईमानी की, भ्रष्टाचार। मैंने तो कल सीजीआई को भी ललकारा था, अगर तुम ईमानदार हो तो सीजीआई साहब मुझे परमिशन दो नार्को कराने की, आपका नार्को कराने। तुम कितने दान पुण्य करके यहां तक पहुंचा? हाँ, बड़े ओहदे पर तो दान पुण्य करके पहुंचे, पता चले नाम आपकी पूजा करने के योग्य हो जाए, आपका मंदिर बनाए। मुझे ये बताओ सीजीआई साहब, 27 लाख लोग तो पक्के थे ना 91 लाख में से, और 27 लाख लोगों ने कहा कि हम जीवित हैं, हमारे नाम क्यों कट गए? और जरा मुझे ये बताइए कि आपने जो जवाब दिया, शांति से सोचिए, एकांत कमरे में रात को सोचिए जाके बैठ के कि क्या आपका जवाब ठीक था। हम न्याय मांगने आपके दर पे आए थे, मेरे बच्चे न्याय मांगने आपके दर पे आए थे, और आपने कहा अगली बार डाल देना, क्या फर्क पड़ता है, तो आप गद्दी छोड़ के परले पार हो जाओ। यहां पर और मैडम हैं, बड़ी अच्छी समझदार हैं, नाम भूल जाता हूं मैं, उनको बैठा दो। बीवी नागरत्ना बहुत समझदार स्त्री है ये, काश वो आपके स्थान पे होते।
तो यह जवाब नहीं मिलता। और आप भी सोचिएगा, क्या आप देश हित में इतना त्याग कर सकते हो? मोदी जी ने देश हित में त्याग मांगे हैं। क्या देश हित में आप त्याग कर सकते हो कि आप इस गद्दी को छोड़ दो? आपने न्याय ठीक नहीं किया। कंप्लीट जस्टिस के लिए आपके पास 142 है कि नहीं? और आप उस संविधान की कसम खा के संविधान की उस कुर्सी पे बैठे हो जिससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं। उस कुर्सी पे बैठ के इस संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे। और संविधान कहता है कि अगर एक व्यक्ति भी वोट का अधिकार नहीं पा सका तो इलेक्शन दोबारा से होने चाहिए। और उसने पहले आकर आपके सेवा तीर्थ में हाजिरी लगाई थी प्रभु। आपने जो जवाब दिया था सदियों सदियों तक हमें शर्मिंदा करता रहेगा कि एक ऐसे भी समझदार न्यायाधीश आए थे जो कहने लगे अगली बार डाल देना, क्या फर्क पड़ता है। तो आप भी जितनी देर बैठ गए तो फिर बस अगली बार फिर अगले जन्म में से। पता है मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं? आप वाकिफ हो कि अपनी ही मगरूरी में छाए रहते हो? सरकार बेईमान, सरकार भेदवादी। CAA NRC लेके आई, मुसलमानों को बाहर निकालो। उस वक्त नहीं आए जब आजादी में जरूरत थी इनकी, तब तो 60 रुपये पेंशन देते रहे। लेकिन अब आ गए मगज खपाई के लिए, अपना हक मांगने के लिए। हक इनका वैसे कुछ नहीं बनता, क्योंकि जिसने कोई काम नहीं किया वह शाम को पगार लेने क्यों आए? लेकिन चलो, ये कैसे न कैसे गप गपोड़ करके इन्होंने कुछ लोग अपने पीछे लगा लिए। ठीक है, अगर कोई आदमी, आपका दायित्व है, आप सुप्रीमो हो, आपसे बड़ा राष्ट्रपति भी नहीं होता। आपके रहते ये कानून कैसे बन गया, मुझे बताइए। कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार हो या राजीव कुमार हो, उसके ऊपर वह चाहे कुछ भी कर दे, वह चाहे गांव के गांव आग लगा दे, लगा ही दिया। 27 लाख की संख्या थोड़ी होती है। नार्वे से मेरी शिष्य है, कहने लगी 91 लाख वोट कट गए। मैंने कहा हाँ पुत्री, 91 लाख। बाबा गलती तो नहीं खा रहे? नहीं पुत्री। तो फिर तो पूरे नार्वे को ही उड़ा दिया। मैंने कहा हाँ पुत्री। तो मुझे कहने लगे बाबा तुमसे एक बात कहूं, तुमसे प्रेम बहुत है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने पासपोर्ट इसलिए तो बनाया कि मैं कोई पाप नहीं करता, मुझे भागने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं तो नार्वे नहीं जाऊंगा। तुम्हारे प्यार को सलाम। फिनलैंड वालों ने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने, कनाडा वालों ने, US में तो मेरे भाई बहन ही रहते हैं। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी मातृभूमि को छोड़कर। आपसे बड़ा जो पावर आपके पास है 142 की,
कंप्लीट जस्टिस। अगर एक भी व्यक्ति वोट डालने से चूक गया तो उसके नुकसान की भरपाई आप करोगे। जिसने वोट नहीं डाला, अगर ये अगली बार कहें, जो कि कहेंगे, क्योंकि इन्होंने वोट इस ढंग से काटे, सीएए में तो काबू आए नहीं, एनआरसी में तो काबू आए नहीं, और मुसलमानों से पता नहीं इनको क्या बैर है। इंसानियत से बैर करे, शर्म की बात है। जबकि एक एक नूर ते सब जग उपजा, कौन परे कौन मंद। एक ही नूर से सब जग उपजा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामी, एक से अनेक हो गया तो समान था ना, कोई शूद्र नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं, समान ही था ना। फिर यह अलगाव किसने पैदा किया? फिर पंडितों के लालच ने पैदा किया। इन ऐसे राजनीति के लोगों ने भेद पैदा किए, और भेद पैदा किए, और कैसे हम बच्चों को उनके मल मूत्र को धोकर पालते पोसते हैं, और ये कहते कि 3 जन्मों एक हमें दे दो। हम सोटी दे देंगे, उनके हाथ में लाठी दे देंगे। भाई, जब मिलिट्री है तो तुम्हारी क्या आवश्यकता है? तुमने आज तक कोई पानीपत का जंग जीता है? कोई पानीपत का जंग जीता है? तुम जीत सकते हो? कोई शर्म आती है थोड़ी बात? मेरी मार्गदर्शन में तुम चिंता मत करो। मैं हिंसक नहीं, मैं बहुत अहिंसक हूं, और मेरी अहिंसा गांधी काल से कम नहीं हुई, बढ़ी। मैं तुम सबको क्षमा ही नहीं करूंगा। तुमने जो कर दिया कर दिया, कोई बात। बीती ताही बसार दे, आगे की सुध ले। मैं बड़ा नर्म दिल इंसान। क्रूर भाषा तो जरूर मिलेगी आपको, वो सिर्फ परिवर्तन के लिए मिलेगी। परिवर्तन के लिए मिलेगी, इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको आराम देने की व्यवस्था करूंगा। आपको मिलिट्री में मैं दाखिला दूंगा, और आपको कम से कम 30,000 रुपये तो मिलेगा। यह आरएसएस तो आपको कुछ भी नहीं देता। आप 10 लाख हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, जो भी कोई व्यक्ति, मैं भेदभाव नहीं करूंगा कि मैं आरएसएस हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ। सबको 30,000 रुपये मिलेगा, जो 18 साल से ऊपर की उम्र है। प्रत्येक व्यक्ति को 30,000 उसके अकाउंट में मिल जाएंगे 3 महीने के बाद। मुझे 3 महीने चाहिए सिर्फ सारी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। है सब कुछ मेरे पास, उसकी आप चिंता मत करो। प्रथम बार 3 महीने के बाद वो अकाउंट्स आपके इकट्ठे किए जाएंगे, और यकसा एक बार में। आज तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है। सभी के खाते में 1 अरब के करीब वोटर हैं, मैं जानता हूँ। 30-30 हजार रुपये आपके अकाउंट्स में चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि 40,000 अगर आपने 12 पास किया, 50,000 अगर बीए पास किया। वह काम कुछ भी करता है, रेड़ी लगाता है या खेती करता है, यह नहीं देखना है मैंने।
वह दुकानदार कपड़े की दुकान करता है या रेडी पर कपड़ा बेचता है, वह इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं 30,000 उसके खाते में डलवा दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति, कोई लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कोई हिसाब नहीं, बस 18 साल का वोटर होना चाहिए, सबके खाते में चले जाएंगे। फिर बताओ कोई भूखा सोएगा? सबसे पहले इंतजाम मैंने भूख का किया, कोई भूखा नहीं सोएगा। बाकी के इंतजाम में मकान का इंतजाम जिसके पास है ठीक है, अन्यथा किराया मुझसे ले ले। मकान ऐसे फ्री हो गया आपका, और इतने में हम आपको नया मकान बना के दे देंगे। अब बताओ, जब इतने लोग बेघर हैं तो उन घरों को बनाने में जरूरत पड़ेगी कि नहीं? लोगों की कुछ हाथों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? फिर काम आया कि नहीं आया? आया। यह जो इन्होंने 16 व्यक्तियों का काम 6 आदमियों से लेते हैं, कोई अच्छा काम है? 8 घंटे की ड्यूटी, मैंने कल भी बताया। पुलिस में बेचारों को आराम ही नहीं मिलता, बहुत पुलिस वाले मेरे शिष्य, और यही रोना रोते हैं। क्या करें बाबा, कब तो घर जाएं, नर्क है, किसी तरह जिंदगी पास करनी। मैंने कहा पुत्र तुम घबराओ मत, तुम अब के मेरा साथ दो। मिलिट्री से भी कहता हूं तुम अब के मेरा साथ दो, या तो 8-8 घंटे की आप ड्यूटी बांट लो, अन्यथा 24 घंटे की ड्यूटी करो, और फिर उसके बाद जो वक्त बचेगा वो इकट्ठे ही घर चले जाओ। ऐसा कर लो तो एक दिन की ड्यूटी 24 घंटे अगर आप करते हो तो 3 दिन की ड्यूटी मानी जाएगी। तो 1 महीने का मतलब आपको 10 दिन ड्यूटी देनी पड़ेगी। 10 दिन के बाद आप 20 दिन घर जा सकते हो। ये मैं मिलिट्री मैन की बात करता हूँ। तनख्वाह आपको उतनी ही मिलेगी, 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी। ये मैं पहली सारी बात, मेरा सारा गोल्डन स्पैरो, द गोल्डन स्पैरो, इसके ऊपर सर्च करो, और मैं काफ़ी प्रवचन दे चुका हूँ। बच्चे किताबें भी छपवा के बांट रहे हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ो। कुछ लोग हिंदी नहीं समझते हैं, दक्षिण के लोग अंग्रेजी समझते हैं, कोई बांग्ला, कोई मराठा, तो उनमें हम अनुवाद करेंगे। लेकिन जो जानते हैं हिंदी वो समझ लें, आगे आगे फैला दें। श्रुति श्रुति से भी बात बन सकती है, मुंह से मुंह तक, मुंह से मुंह तक आगे आगे फैलाते जाओ कि भाई ऐसा है। थोड़ा सा आपने मोदी को भी आजमाया, मुझे भी आजमा के देख लो एक बार। और मोदी तो मशरूम खाता है, मैं तो रोटी भी नहीं खाता। इस 24 तारीख को मेरे 14 साल पूरे हो जाए, उसके बाद मैं परिपूर्ण रूप से आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। 14 साल मैंने आध्यात्मिक व्याख्यान करने में गुजारे, और आध्यात्मिक का पूरा रस आपको बता दिया। वो भी अगर आप चाहो तो सुन सकते हो। लेकिन अगर राजनीति से प्रेम है तो 10 गोल्डन स्पैरो के ऊपर आप क्लिक करो, यूट्यूब पे जाओ, आपको मेरा चैनल मिलेगा, सभी वीडियोस मेरी देखो, मैंने क्या इंतजाम किए। आइए, सोलर सिस्टम सभी की छतों के ऊपर, खेतों के ऊपर, ट्यूबवेल वगैरह सब फ्री हो जाएगा। खेत खलिहान, जब आप हमारे लिए जीवन दायिनी अन्न पैदा करते हो, जो कि अन्न को ब्रह्म क्या कहा गया था हमारे वेदों में, अन्नम ब्रह्मम, अन्न ब्रह्म है, तो क्या हम आपको सुविधाएं नहीं दे सकते?
सबसे ज़्यादा सुविधाएं, मेरी बात समझ लो, नागरिकों को सभी को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन प्रायोरिटी में किसानों को रखा जाएगा। किसानों को, क्योंकि किसानों की धर्म पत्नियां पशुपालन भी करती हैं। गायों का जिम्मा भी उन्हें सौंपा जाएगा, और गायों का जिम्मा भी उन्हें सौंपा जाएगा, और गायों के जिम्मे को सेवा करने का वैसे तो पुण्य भी होता है, लेकिन आपको 30,000 के बदले हम गायों की सेवा देंगे। वैसे भी आप गायों को पालते हैं, तो 30,000 रुपये हम आपको गायों की सेवा देंगे। आप जितना दूध हमें पैदा करके दोगे, हम उसका पैसा देंगे आपको। समझ आती है आपको बात? गायों को नहलाओ, धुलाओ, स्वस्थ रखो, बीमारी में इलाज करवाओ, उसको चारा डालो। मैं जानता हूँ, जैसे मैं दूध का ही काम करता रहा। 3 बजे उठकर मैं भी दूध लेने जाया करता था, गाय भैंस चोया करता था। तो किसानों की मजबूरियां मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे साधना काल में मैं 2-2, 3-3 बजे तक रात को ठंडी में किसानों को देखता रहता। जिस पानी में उंगली भी नहीं डुबोई जाती, वो बेचारे जूती को बाहर निकाल कर नंगे पांव उस खाले में खड़े होते। तो मैं पूछता, बिल्लू शाह तुझे ठंड नहीं लगती? तो उसकी आंखों में आंसू जाते हैं। मुझे कहता, बाबा क्या बताएं पंडित जी, पापी पेट का सवाल है। आपको बिजली की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको गैस की चिंता करने की जरूरत नहीं। हम किसी मुल्क के मोहताज नहीं, हम यहीं पैदा करेंगे। और जब आत्मनिर्भर का, ये तो सिर्फ नारे देने वाले, ना इनमें मातृभक्ति है, सिर्फ ये शब्द बोलने वाले हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृ, शब्दों से कोई काम नहीं चला। हम मातृभूमि की सेवा किए भी हैं, पिछले जन्म में भी किए, इस जन्म में भी कर रहे हैं, और करते रहेंगे जब तक कि हम अंतिम श्वास न ले लें। तो दूर दराज तक पहले ही दिन से मैं व्यवस्था करूंगा। आप आज सरकार को बदल दो। अब मैंने सब काम पूरा कर लिया है। अब मैं नीतीश नायडू से कहता हूं कि आप अपनी बैसाखियां खींचो, इलेक्शन करवा दो, निश्चित ही हम जीतेंगे। हम जीतेंगे तो यह काम करेंगे। आज से 3 महीने के बाद आपके घरों की छत के ऊपर आपके एसी, हीटर, बल्ब, मोटर, पंप सब चलने वाले, बिजली देने वाले सोलर लग जाएंगे। सारे मुल्क को काम पे लगा दूंगा। काम बहुत है, गरीबों के लिए मकान चाहिए, लावारिसों के लिए अनाथाश्रम चाहिए, अनाथ बच्चों के लिए वृद्धाश्रम चाहिए, वृद्धों के लिए विधवा आश्रम चाहिए, और उनकी सेवा करने वाली कुक्स चाहिए, स्त्रियां चाहिए उनकी, क्योंकि आम व्यक्ति बुढ़ापे में ही माँ बाप को छोड़ के जाता है। नालायक बच्चों का काम है बुढ़ापे में सेवा करनी होती है। जो बच्चा माँ बाप के पास है उसे सेवा करना चाहिए, ना कि वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए।
तो काम करने को बहुत है। पेड़ लगाओ जो काट दिए। और मैं आपसे फिर कह दूं, हम 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं मंगाएंगे। तुम्हारे अडानी के मुद्रा पोर्ट्स वगैरह सब समाप्त बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ नशे की दवाइयाँ आती हैं और आपको वह निकम्मा बनाते हैं। आपको मौत देने पर आवादा है आज की सरकार। कहाँ गई वो 3000 किलो की खेप जो मुद्रा पोर्ट पर आई? तो जब हम सामान ही नहीं मंगाएंगे तो मुद्रा पोर्ट चलेगा कैसे? वैसे भी तुम अडानी को कितना ही दे दो, तुम अडानी को किसी भी केस में अमेरिका के साथ कोई भी डील कर लो, लेकिन न तो हम अमेरिका को कोई तरजीह देंगे, न हम चीन को कोई तरजीह देंगे। मेरी बात गौर से सुन लो, 1 रुपए का माल नहीं मंगाया जाएगा, न चाइना से, न अमेरिका से, न किसी और मुल्क से। कोई ज़रूरी सामान होगा तो हम किसी और मुल्क से मंगा लेंगे, इन 2 मुल्कों से बिल्कुल नहीं मंगाएंगे, क्योंकि इन 2 मुल्कों ने हमारी मुखालफत की है। अमेरिका का वो 7वां बेड़ा मुझे याद है, तब से मैं इन्हें दुश्मन ही मानता हूँ। तुम्हारे लिए ये दोस्त होंगे क्योंकि तुम्हारी कुछ फाइल्स दबी पड़ी, मुझे उनसे कुछ नहीं देना। आप करेक्टर के कैसे हो यह आपको सोचना चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए थी कि मैं कत्ल करके आया हूँ, मैं एप्स्टीन के आइसलैंड पे गया हूँ कि नहीं गया, मैं छोटी बच्चियों के लेग पीस उबाल के खाया कि नहीं खाया, ये मसला आपका था। आपने सोचा होता, हमारा कोई मसला नहीं। आपने क्या डील की? कोई किसानों की डील की या कोई अडानी के केस की डील की, हमें नहीं पता, लेकिन आपने देश को गिरवी कर दिया। अमीर का कौन होता है हमें आदेश देने वाला कि रशिया से तेल खरीदो ना खरीदो? हम उसका मुंह तोड़ देंगे हराम खौर का, जो हमें ऐसा कहेगा। हम आज़ाद मुल्क हैं। बस इतना है, अगर ज़्यादा अकड़ करेगा तो हम थोड़ा सा और बड़ा अणुबम बना लेंगे, और हमारे पास कोई चारा नहीं। जिखाई बुखाई करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम सारे दिन अपना काम करेंगे, तरक्की करेंगे। अगर कोई हमारी तरक्की में आड़े आएगा तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। समझाएंगे प्रेम से, नहीं समझेगा ठीक, नहीं पर ठा के पटक देंगे। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो आपने कहा व्यवस्था, न कुकिंग गैस की प्रॉब्लम है, कोई जरूरत नहीं हमें कुकिंग गैस। न ही हमें तेल की जरूरत है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आप बताइए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब यहां से बनेंगे क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता यहां? तो हम यहां फैक्ट्रीज बनाएंगे भाई। तो शुरुआत तो मैं कर जाऊं, मैं शुरुआत कर जाऊं। मेरे रहते रहते बन गया तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हें दिशा दिखा चला। और यूरेनियम से हम अगर बिजली पैदा कर सके तो ठीक, नहीं हमारे पास थोरियम है। यह है समुद्री तटों के किनारे जो भरमार है थोरियम की, वह ज्यादा बढ़िया है यूरेनियम के बजाय। और हमारे पास तो बहुत बड़े भंडार है, और तब तक कोयला चलेगा। हम कोयले से चलाएंगे रात की व्यवस्था, दिन की व्यवस्था हम सूरज से चलाएंगे। मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? मसला हल करने वाला होना चाहिए। इस व्यक्ति ने एक दिन चैन की सांस नहीं ली। अभी कहते हैं सोना ना खरीदो। क्यों ना खरीदें?
क्यों ना खरीदें? तुम्हें कहें कि तुम मशरूम ना खाओ, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हें कहें कि तुम ना जाओ फॉरेन में, को करते डरते तो तुम कुछ है नहीं। 12 सालों में तुमने देश को गर्क में डाल दिया। आग लगे ऐसे दौरों को जो तुम सिर्फ श्रेय देने जाते हो, जो सिर्फ तुम नागरिकता का सर्वोच्च सम्मान लेने जाते हो, घाना जाओ वो कहीं भी जाओ, तो वहां बसना चाहते हो ना। सर्वोच्च सम्मान तुम्हें मिल गया, नागरिकता मिल गई, यहां से निकल जाओगे सब पैसा टका लेके तो वहां जा सकोगे, नागरिक तुम वहां के हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, लेके चले जाओगे, हम फिर भी गरीब नहीं। एक छोटे से चोर की कहानी सुना दूं। चोर अपने बच्चे को लेके जाया करता था चोरी करने। एक दिन बोला, वो सामने बेटा देख रहा है कितनी रोशनाई है उस हवेली में? कहता, हाँ पिताजी। पुत्र, ये मैंने 7 बार लूटी है। अच्छा पिताजी? हाँ। बच्चा चुप हो गया, लेकिन दिमाग पे बोझ पड़ गया। रात सोया तो आधी रात चोर उठा, उसने जगाया, पुत्र जगो, चलो चलें। वो कहता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्या बात बेटा, कुछ बीमार हो, दुखता पछता है, दवाई दे दूं? नहीं पिताश्री, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर क्यों नहीं जाता? पिताजी मैं नहीं जाता। कोई बात तो बताओ। पिताजी आपने एक बात कही थी। वो सामने हवेली देखते हो ना, जो बहुत सारी लाइटें जगती हैं, रंगीन आई, रोशनाई, सब छलकता है, चमकता है। हाँ, कहा था। क्या गलत कहा था? बिल्कुल ठीक कहा था, 7 बार लूटी। कहता, पिताजी इसलिए तो मैं दिहाड़ी कर लूंगा, ऐसा पैसा फला कहाँ करता है। हमारे तो घर में आज दिया भी जलने के लिए तेल नहीं है, और उसके तो आज भी रोशनाई है, और ज्यादा रोशनाई है। पिताजी तुम ही कह रहे थे, उसकी रोशनाई बढ़ती जाती है जो लूट रहा है, और जो लूट रहा है उसके घर दिया और तेल भी नहीं। तो फिर समझ आ गई ना कबीर की बात। कबीर कहते हैं, धोखा खा लेना, धोखा देना मत। तो भाई हम धोखा देंगे नहीं। तुमने छोड़ के जाना है, तुम्हारी इच्छा। नहीं जाना है तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम गद्दी को छोड़ दो। ये ना तुम्हारे बस का है काम। तुम गद्दी को न छोड़ने के कारण इन सब संकटों को निपट नहीं सकते। तुम फिर किसी और तरफ झगड़ा खड़ा कर लेते हो। तेल मत मंगाओ, ये मत करो, वो मत करो, यात्रा मत करो, एरोप्लेन में मत जाओ, विदेश मत जाओ, ये खाओ वो नहीं खाओ, ये खरीदो वो नहीं खरीदो। ऐसी हमें 10 कमेंडमेंट्स नहीं चाहिए। हम कोई यहूदी नहीं जो 10 कमेंडमेंट्स को मानेंगे। यहूदी मानते रहे, हम स्वतंत्र लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष के उस सोने की चिड़िया के बच्चे हैं। हम न दबेंगे न झुकेंगे। हम अपना रास्ता अपने खुद निकालेंगे। हमारे पास परमात्मा ने 6 ऋतुएं दी हैं जो किसी भी मुल्क में नहीं। 6 ऋतुएं भारत में। अमेरिका में कहाँ 6 ऋतुएं? जो है वो देश है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हम ऐसे मुल्क के निवासी हैं, हम न छोड़ेंगे न जाएंगे। तुमने CAA NRC लगाने की बड़ी चेष्टा की। मैं मुसलमान भाइयों से, और जिनके भी नाम कट गए, बंगाल या जहां भी SIR, जिसका भी नाम कटा, मेरी बात अगला पड़ाव सुन लो क्या होगा। संविधान ये कहता है, अगर तुम्हें वोट डालने का अधिकार नहीं, यू आर नॉट द सिविलियन ऑफ दैट कंट्री, तुम उस देश के नागरिक नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कहता था अगली बार डाल देना, वहां जाकर धरना दे दो, कहो कि हम नागरिक हैं। ये पहचान पत्र देखो, भारत सरकार ने दिया। अपनी सारी पहचानें ले जाओ, जो भी तुम्हारे पास, डेरा डालो। CJI साहब को कहो, वैसे तो ये मूर्ख है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दो, बिला शक डाल दो। मैं तौहीन करूंगा, बेईमानों की तौहीन करूंगा, ईमानदारी को श्रेय दे दूंगा। तुम CJI हो या तुम परमात्मा हो, मेरे लिए तुम बेईमान। अब क्यों जल्दी करने लगे? अब क्या हो गया? 91 लाख वोटर काटे, कितने BLO मर गए, कौन देगा मुआवजा? कल नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई, एक व्यक्ति मरा, उस बच्चे को कौन देगा उसके मां बाप को, बताओ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, पंजाब तो आना। अतिथि देवो भव, यहाँ बड़ी सेवा होती है, बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ के, इसलिए मैं यहाँ रहने का मन करता है। बड़े प्यारे लोग हैं। तुम देखो, सिर्फ पंजाबियों का लंगर सारे संसार में चलता है, और कोई है जमात? मैं वहां पर बैठा हूं, यहां मेरा मन है, ये मेरा दिल है। तुम यहां आ तो जाना, तो चुनाव लड़ना है। लेकिन मेरे एक बात को नोट कर लेना, 750 किसान लेके आना। तुम कहो कि किसान तो मर गए, मर गए तो तुमने मारे, हमें 750 किसान चाहिए। तुम मुझे अंदर कर दोगे, कोई बात नहीं, मैं अंदर ही बैठा हूं 14 साल से। तुम मेरा खाना दाना बंद कर दोगे, कोई बात नहीं, मैंने 14 साल से खाया ही नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ का न चाय पीऊंगा, न दूध पीऊंगा, न पानी पीऊंगा। जो कमरा दोगे वहां मैं सो जाऊंगा, नींद आई तो सो जाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जागना मेरा स्वभाव भी है। लेकिन दूध चाय, जो मैं दूध चाय ही पीता हूं, यह मेरा बाहर से आएगा और जिम्मेदार व्यक्ति से आएगा, और मेरे घर का व्यक्ति लेके आएगा, जो मेरा शिष्य लेके आएगा। दिल्ली में बहुत हैं, तिहाड़ जेल में डाल, बहुत हैं दिल्ली में। और तुम कहोगे एक गिलास, वहां आएगा एक ड्राम 500 किलोग्राम का। सारे कैदियों को मौज बन जाएगा, खूब पियो, ऐसा मत। अगर तुमने वोट नहीं डाला, तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, पहली बात। अब की बार चूके गए, लेकिन चूके नहीं, क्योंकि अच्छा किया तुम चले गए। जिसके बाद भी प्रूफ है, और उसके बाद प्रूफ मिला, वह सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना दे, और सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगे कि ये बताओ किस बिना के ऊपर तुमने कहा कि अगली बार वोट दे देना। तुम इस कुर्सी से उठो, अगले जन्म में इस कुर्सी पे आ जाना।
तो इसको कितनी मिर्ची लगेगी शर्मा जी को। तेरा कुत्ता टोमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। जहां अभी गांधी बैठ रहा है, तुमने सावरकर समझ लिया होगा। बिल्कुल अहिंसात्मक काम करेंगे। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, देखिए ध्यान रखना, कोई मुसलमान विशेष या कोई भी कौम हो जिनका नाम कट गया, he is not valid for citizenship of that country। वह तुरंत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने धरना दे दे, क्योंकि यही है जिसका हुक्म सारे भारतवर्ष में माना जाता है, मानने को बाध्य है। एक सिर्फ यही है, और इसने ही तुमको कह दिया लल्ला तत्ता है, लल्ला तत्ता है। वैसे लल्ला तत्ता नहीं चलेगा भाई, हमें वोट डालने का अधिकार चाहिए, और हम इस बार ही वोट डालेंगे, अगली बार का कोई मतलब नहीं। तुम चुनाव दोबारा से करो, तुम संविधान में तरमीम नहीं कर सकते, संविधान की आड़ है तुम्हारे पास 142। इस चुनाव को अवैध घोषित करो, दोबारा से चुनाव कराओ, जो लोग रह गए हैं वो वोट डालें, क्योंकि जो वोट डालेंगे वो ही सिर्फ नागरिक रहेंगे, अन्यथा तो तुम उस दायरे में आ गए NRC CAA, यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस कंट्री। तुम इस देश से बाहर निकाल दिए जाओगे, फेंक दिए। बेईमान सरकार है, हत्यारी सरकार है, कत्लो गारत के इल्जाम लगे हैं, मेरे पे ना लग गए, तुम पे ना लग गए। 750 किसान इसने पहले मार दिए, मेरे किसान भाई। अब ये पंजाब में आएंगे, तुम वोट किसी को डाल देना, मैं तुम्हारी इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई चाबुक नहीं चला रहा, किसी को वोट डाल दो, तुम सब, लेकिन अपने वोट देने के अधिकार को बरकरार रखो। तुम गेड़े चक्कर लगाने शुरू कर दो, अभी नगर पालिका के आएंगे या पंचायत के आएंगे, अभी हमारे नगर पालिका के हैं 29 के 28 तारीख को, 24 तारीख को मेरे 14 साल पूरे हो जाएंगे। जिसने कोई गोली वगैरह मारनी हो तो 29 तारीख को मैं वोट डालने के लिए निकलूंगा, वह अपने मन की भड़ास निकाल सकता है। प्रथम बार मैं इस एक कमरे से बाहर हूं, चला तो नहीं जाता भाई, लेकिन कोई सहारा लेके जाऊंगा, और अपने हथियार वगैरह पहले से शस्त्र पूजा करके रखना, कोशिश करना कि मैं वापस ना हूं, क्योंकि पास में ही है, दफन कर देंगे जैसा भी है। वोट डाल के आऊंगा, वोट डालना हमारा अधिकार नागरिकता का। तो बिहार वालों के भी कहूंगा, और अभी जिन भी कल 17 के 19 स्टेट्स वगैरह में घोषणा हुई SIR की, वो चाहे केंद्र शासित थे या स्टेट्स थे, वो ध्यान में रख लो। देखो, मैं वोट डालने के लिए आपसे किसी पार्टी की प्रेज या उसके लिए भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अधिकार के लिए बोल रहा हूं। अपने वोटर होने का अधिकार स्पष्ट रूप से यह जांच लेना कि तुम वोटर हो।
देखिए, इस व्यक्ति की सीजीआई की समझदारी बताता हूँ आपको। इससे ज्यादा समझदार हमारे गांव का किसान ज्यादा समझदार है। जिन 65 लोगों ने चुनाव संपन्न कराए बंगाल के, उन 65 लोगों ने जब वोट डालना चाहा तो कहते तुम्हारा नाम नहीं है वोट, तुम वोट नहीं, यू कैन नॉट कास्ट द वोट। वाई? तुम्हारा नाम ही नहीं है वोट। अब क्या ये आगे से वोट डाल सकेंगे? सरकार चाहे तो नहीं डाल सकेंगे, लेकिन हम डलवाएंगे आपको वोट, तुम चिंता मत करो। उन 65 लोगों के लिए सीजीआई साहब ने कुछ नहीं किया। ऐसे सीजीआई को हमने चाटना है। जो भोंदूनाथ से भी गया गुजरा है। अरे इतनी भी तुम्हारे में जनरल नॉलेज नहीं। जिसने चुनाव संपन्न कराया वह तो अधिकारी ही है, उसको वोट डालने से मना कर दिया। ऐसी प्रतिभा गुण संपन्न है हमारे पंडित जी। तो मैं सभी, और खास तौर से देखिए पंजाब में आ रहा हूँ, किसानों से, सरदारों से तो इसको खास नफरत है। चाहे हरदीप सिंह पुरी पगड़ी बांधे फिरे, चाहे अमित शाह पगड़ी बांध के पंजाब में आए, कोई बात नहीं। चाहे खुद ही आए, ये तो बहुरूपी है ही नरेंद्र मोदी। एक बात को ध्यान में रखना, वोट किसी को डालते ना, मैं बार बार कहता हूँ, अपने वोट के अधिकार को पक्का कर लेना। तुम्हारा वोटर नंबर कितना है? एपिक कार्ड होता है, वो यहाँ खुदवा लेना आगे के लिए, क्योंकि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सिर्फ एपिक कार्ड, आपका ये टैटू देख कर ही आपको वोट डालने दे देंगे। ना तो आप इसको कहीं घर रख के आ सकते हो, ना भूल सकते हो, साथ लेके जाओगे जहाँ भी जाओ। विदेशों में जाओगे पहचान होगी, कहीं कोई गुम हो जाता है व्यक्ति तो पहचान हो जाएगी। छोटे बच्चे की खुदवा देना 8 साल के बाद, 12 साल के बाद। बच्चा गुम हो जाए तो उसको ढूंढने में आसानी, प्रेमी प्रेम का घर छोड़ जाए तो उनको ढूंढने में आसानी। चलो भाई घर आ जाओ, कर देंगे शादी, कोई बात नहीं। तो पुलिस को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। यह आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है चलता फिरता, तो बड़ी आसानी होगी इन चीज़ों से। ये चीज़ें मैंने आपको आविष्कृत करके बाबा जी से पूछ के बताएंगे। सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, सिख राष्ट्र आपने मांगा तो आप गोलियां त्याग। ये वो गुलशन चाहते हैं जिसमें सिर्फ हिंदू, न सिख हो, न मुसलमान हो, न ईसाई हो, न जैन हो, न बौद्ध हो, मेरा ध्यान में रखना, न दलित हो। एक बार दलितों से वोट ले लेंगे हिंदू के नाम पर, उसके बाद इनको दलित ही रहने देंगे। मैं कहता हूं, चाहे देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि हिंदू मुझे वोट न डाले, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हिंदू अगर मुझे वोट न डाले तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन दलित मुझे, मुसलमान मुझे वोट जरूर डाले, क्योंकि उन 80 करोड़ लोगों को तो मैं मूलभूत सुविधाएं देना ही चाहता हूं, जो 5 किलो राशन पे उन 80 करोड़ लोग रोटी, कपड़ा और मकान और व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त सरकार का जिम्मा है। और यह मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटें दे के 77% वोटें देकर आप जिता देना। मैं सिर्फ 3 महीने के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करूंगा। सारा खर्डा पूरा होते ही आई विल रिजाइन। वैसे तो रिजाइन मैं तभी करूंगा अगर मैं कोई और डालूंगा, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा। तो सिखों के तो वैसे भी ये उलट है। कुछ लोग होते हैं, देखो जयचंद तो सब जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते।
नूरदीन कहाँ नहीं होते, फिर उनकी कब्रों पे जूते भी तो पड़ते हैं। तो सिख, मैंने कहा कि आप 750 सिख लेके आना भी, हमारे किसान लेके आना, आ जाना, हम बड़ी सेवा करेंगे, हम बड़े सेवक लोग हैं। यहाँ की सेवा तो गिनी जाती है प्रशंसा से। और देखिए, सारे मुल्कों में गुरुद्वारों में आपको लंगर और रहने की व्यवस्था तो जरूर मिलेगी, और कहीं मिले ना मिले, बाकी पैसे दे के भी नहीं मिलेगी, जहाँ पर बिल्कुल सेवा के रूप में मिलेगी। मैं उस देश का वासी हूं, इसलिए मेरी आत्मा में इतनी पवित्रता है। और यहाँ सिर्फ मेरे नहीं, यहाँ प्रत्येक बाशिंदा ऐसा ही मिलेगा। तो जरा आओ, आपका स्वागत है। लेकिन मेरे 750 किसान लेके आए। और नीट की जब परीक्षा करो तो वह एक बच्चा मुझे चाहिए जो सुसाइड कर गया। यह पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया, जीवन से भी ज्यादा महंगा हो गया पैसा। पर क्या करें, जब शर्म का पुर्जा ही निकाल लिया, तुम्हारा कसूर भी तो कोई नहीं। तो मैं प्रत्येक पंजाब वासी से कहूंगा कि अपना वोटिंग कार्ड पक्का कर लेना। कोई इलेक्शन लड़ो, कोई ना लड़ो, कोई वोटर रहे, लेकिन वोट डालना जरूर, ताकि तुम यहाँ के नागरिक बनते रहो। क्योंकि यहाँ से भी पाकिस्तान करीब ही पड़ता है, और इनकी तो विशेष ही भाषा है, नहीं ठीक तो भी पाकिस्तान चले जाओ। उधर भी पाकिस्तान था, बांग्लादेश हो गया, उधर भी कह देंगे कि नहीं तो भाई बांग्लादेश चले जाओ। असम में भी कह देंगे बांग्लादेश चले जाओ। जहाँ जहाँ SIR इन्होंने, अब यूपी में भी होना है, वहां भी कह देंगे। तो एक बात होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। बेईमानों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, हत्यारों की सरकार, ना जवाब देने वाले मूकों की सरकार, मूढ़ों की सरकार। कितने कांड हुए, इनका अपना बच्चा अगर मर गया होता तो कितनी छानबीन होती, इनका अपना बच्चा लावारिस गुम गया होता तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती, ये ढूंढ के लाते। लेकिन आज हैदराबाद में जगह जगह पोस्टर लगे हैं, और पता है कि इस मंत्री का बेटा है, लेकिन खोज के नहीं लाया गया, ऐसा नहीं है, खोजना नहीं। बस अपराधियों को तो हमने महिमा मंडन करना है। अगर ऐसे ही तुम गवर्नमेंट बनाने चले थे तो वो तो बना दी तुमने, तो अब कोई बात नहीं, हमें इलाज भी कर लेंगे। प्रत्येक पंजाब वासी, क्योंकि मैं तो पंजाब में, अपना वोट पक्का कर लें कि मैं वोट देने के योग्य हूँ। 18 साल अगर नया है तो वह नया वोट बनाकर नाम दर्ज देख ले, वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज देख ले। 4 बार देखकर फिर आए, जैसे आप रिजल्ट देखा करते हो। खास तौर से न्यू जनरेशन जेन जी कि मेरा, आप देखते हैं नंबर कितने, वाकई पास हूँ, वाकई फर्स्ट हूँ, वैसे देखना, फिर वोट किसी को डाल देना, उसके वो तुम्हारी, मैं स्वतंत्रता के ऊपर कोई बात नहीं बनता। फ्यूल, भगवान ने हमें सूरज दिया है, यहाँ से लेंगे हम फ्यूल, यहाँ से रोटी। और अगर कार वगैरह, पहली बात तो यह शौकिया कम कर दो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो हम इलेक्ट्रिक तो चलाएंगे ही। इलेक्ट्रिक खरीद लो, थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक ये भी हो गया, अल्टरनेटिव मिल गया आपको।
रोटी का भी हो गया, अल्टरनेटिव मिल गया आपको, नहाने का भी गीजर वगैरह हो गया, गर्म पानी का व्यवस्था भी हो गया, हीटर का भी हो गया, हो गया। अब जो टेक्सटाइल्स वगैरह हैं उनके लिए दिन में तो सोलर से चल पड़ेगा, रात्रि की व्यवस्था होगी फिर थर्मल प्लांट्स ऑफ कोल थर्मल प्लांट्स, उनसे जो बिजली पैदा होगी उनसे रात को आप चलाओगे। यह सारी टेक्सटाइल्स या जो भी हैवी मैकेनिकल आपकी हैं ये वो चलाओ। पोर्ट्स का काम तो हम अपने हाथ में ले लेंगे, वैसे भी काम कम होगा क्योंकि हम विदेशों से कुछ नहीं मंगाएंगे, और ख़ास तौर से अमेरिका और चाइना से तो बिल्कुल ही 1 रुपये का माल भी भूल ही जाए। मेरे आने के बाद 1 रुपये का माल भी चाइना तरसेगा कि इंडिया के अंदर में अपना माल बेचूं। अमेरिका तरसेगा कि मैं अपना माल बेचूं। तुम्हारा पाला अभी नरेंद्र मोदी से पड़ा, तुम्हारा पाला अभी बाबा विजय वत्स से पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट होती क्या है। अभी ठहरो, अभी इन दोनों को अपनी बैसाखियां खींच लेने दो, और इंशाअल्लाह मैं मुसलमानों से कहूंगा, टीडीपी के लोग इसे कहें कि आप या तो हम आपको वोट नहीं देते, देखो ख्याल रखना, या इसके मंत्री टूटने की धमकी देते चंद्रबाबू नायडू, चुप करके नरेंद्र मोदी से अपनी सपोर्ट खींच लो, अन्यथा हम आपको वोट नहीं डालेंगे और इनके जो नुमाइंदे हैं वो हम अपनी वापस लेते हैं। तुम्हारी वोट सरकार भी गई, यहां से भी गई, वहां से भी गई। ऐसे ही नीतीश कुमार का, वहां के मुसलमान कहें देखिए अगर बाहर निकलना है तुम्हारी मर्जी। ये तो पहले से ही आप समझ नहीं रहे इनकी मनोवृत्ति को। ये सिर्फ एक गुलशन में हिंदू राष्ट्रीय कराना चाहते हैं, बस एक ही फूल खिले, ना ईसाइयत खिले, ना यहूदियत, ना सिखों पे तो खास नफरत है। 750 लोगों ने अपने हाथ से मार दिए बिना बात के, और कहते क्या मैंने मारे, और मैंने मारे। 3 काले कानून किसने बनाए? जिसके भी साइन होंगे सब निकाल देंगे हम। किस ने ये बिल पास कराया, बहुमत के अंदर नाम किस का था, फिर उनका तुम हाल देखना क्या होता है। तो आओ भाई, बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे, जहां खाने पीने को खूब है, मजा है, मौज। हम आपकी सेवा दूसरों नहीं करेंगे, वो तो दुश्मनों को होती है। हम आपको ढंग से पूछेंगे कि हमारे किसान कहाँ हैं। भाई या तो आप क्षमा मांगोगे, पाँव पड़ोगे, या आप हमें हमारे किसान मोड़ोगे। किसान तो हमें पता है, इतने परमात्मा तुम हो नहीं, शैतान हो, तुम मार सकते हो, तुम जलाने की प्रवृत्ति नहीं है तुम्हारे में, ना हिम्मत है, ना तुम्हारे में कैपेसिटी। लेकिन आओ, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, बिल्कुल आओ। अभी 27 में इलेक्शन है, मुझे पता है, तो 24 के बाद मेरे 14 साल पूरे हो जाएंगे। मैं भी बाहर घूमने फिरने को थोड़ा सा फ्री तो हो जाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद 14 साल के लिए मैं फिर बैठ जाऊंगा। लेकिन फिर मैं यह संकल्प रखूंगा, अगर वोटिंग का दिन हो तो मैं बाहर निकलूंगा, विशेष अवस्था में मैं बाहर निकलूंगा। हाँ, खाना पीना मैं बंद रखूंगा, खाऊंगा मैं वही चाय दूध, बस, और कुछ न फल, न फ्रूट, न जूस, न कुछ। बाहर निकलने की मैं अपनी जो मर्यादा है उसके अंदर थोड़ी रियायत दे दूंगा,
कि किसी विशेष कार्य हेतु मैं बाहर जा सकता हूँ, वोटिंग के लिए खास तौर से। तो यह एनर्जी सोलर जो परमात्मा ने हमें सौंपी है भाई, अकेले चाइना को थोड़ी सौंपी है, अकेले अमेरिका को थोड़ा सौंपी है। तुम क्यों उसके पीछे लगे हो? आओ तुम्हें छुटकारा दिलाएं देशवासियों। क्यों हम पर फिर हम आज़ादी कैसे दी? 10 लाख लोगों की कुर्बानियों का फलसफा क्या निकला? अगर आज भी हमने ट्रंप की बात माननी है, आदेश मानना है, नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, बल्कि वो जो कहेगा उससे उल्ट करेंगे। वो कहेगा सोना मत खरीदो, हम कहेंगे ज्यादा खरीदेंगे। और वैसे भी सोच लो आप, मोदी जो कहते हैं करते उससे उल्ट। आज तक का इतिहास देख लो, मैं गिना तो नहीं सकता क्योंकि वायदे ही इतने किए हैं, जो वफा नहीं हुए। वो वायदा ही क्या जो वफा हो गया है। तो मोदी जी जो कहते हैं स्पष्ट रूप से तुम्हें समझा दूं, उससे उलट करना। एक छोटी सी कहानी बता दूं, फिर मैं अपनी बात को खत्म करूं। यह तो आपका फ्यूल का सिस्टम आ गया ना सर। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। आपकी कुकिंग की समस्या, नहाने धोने की, रहने की, पढ़ने की व्यवस्था सारी ठीक होगी। ठीक, उसके बाद आप कह रहे थे गैस की होगी, पेट्रोल की, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी हो जाएगी। काम मिलेगा यहां, और किसी में यह भीतर जज्बा होना चाहिए, फिर हुआ करता है विकास। जज्बे के बिना तो घर में भी विकास नहीं होता, बच्चा भी पैदा नहीं होता। जज्बा होना चाहिए बच्चा पैदा करने का, फिर बच्चा पैदा होता है, अन्यथा कहाँ बच्चे पैदा होते, भागना ही पड़ता है। चलो आगे चलो, तुम हंसाया मत करो मुझे। अपना वोट पक्का कर लो सिख लोगों, खास तौर से किसान भाइयों, खास तौर से कहीं के भी हो। ये किसानों से खास नफरत करता है। किसानों का सौदा पता नहीं क्या करके है, मक्का, जीरी और पता नहीं क्या अगड़म पगड़म। हम उसके गुलाम हैं क्या? उसके लिए मेहनत करते हैं, अपने देश के लिए मेहनत करेंगे हम। इसको स्वावलंबन बनाएंगे हम दूसरों के लिए मेहनत क्यों करें? और यह तजर्बा मैं दूंगा आपको, तुम चिंता मत करो देशवासियों, तुम मुझ पर यकीन करो, मेरी तप और तपश्चर्या पे विश्वास करो। इस व्यक्ति ने तो बेईमानी और हेरा फेरी करी और भोग भोगे, झूठ बोला है, घर से जो सोना चोरी करके चला गया, मां की जेवरात, और उसकी दहशत के अंदर इसके पिताजी, मां का नाम तो 100 बार लेता है, पिताजी का नाम लिया, सौगंध के वक्त नाम लिया था। पिताजी उस दहश में मारे गए, गरीब बंदे थे, परिवार बड़ा था, कैसे पालूंगा परिवार में, उस दहश के अंदर ही प्राण दे दिया उन्होंने। यह पिता घातक है, पिता का वध किया इसने, न चोरी करके भागता, न पिता प्राण देता। संक्षेप में आपसे बताऊं, जहां जहां SIR हुआ और जिसने वोट नहीं डाला, CJI सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ जाए, वहां जाके बताए कि हमें हमारा हक दो, हम यहाँ के वसनीक हैं, और यह मांगना, अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं। फिर CJI को आएगी अकल, फिर पता लगेगा 142, फिर यह चुनाव कराएगा रद्द, वो महाराष्ट्र का हो, वो बिहार का हो, वह हरियाणा का हो, जो बेईमानी से जीता गया, वह सब, ये सब बेईमानी से जीते गए हैं। जब इस व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना, तो इसको हम स्टेट्स कैसे दे देंगे? वही तो बंदे हैं। ज्ञानेश कुमार जीता है, और देखिए मैं बाकियों को तो कुछ नहीं कहूँगा। कुछ लोग हैं जिनको मैं टांगे बिना नहीं रहूँगा, बस उनका नाम मैं नहीं आपको कहता, उनको तो मैं कुल वंश समेत ही समाप्त कर दूंगा,
ताकि ये जहरीला एनडीए डीएनए, जान के बोल रहे हैं, ये जीवित ना रहे। डीएनए का समाप्त यानी एनडीए का समाप्त। मेरे ख्याल में कल भी आएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, बाकी कल।